एक देश का प्रधानमंत्री मेरे को फोन कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटलों का भी वही रेट होना चाहिए जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का है। तो मनोज कुमार जिंदा थे, जिंदा है, जिंदा रहेंगे। आज कोई बच्चे को घर में कुछ कह दे, वो बच्चा या तो रेलवे लाइन की तरफ जाता है या पंखे में लटक जाता है जाके। एनएस से लगना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगना चाहिए। देशद्रोही हैं ये। मेरी बीवी कहती है कि हमें देश छोड़कर विदेश में जाना चाहिए। से संयुक्त परिवार खत्म हुए हैं, तब से नैतिकता हमारी खत्म होनी शुरू हो गई है। ताकि सबसे बड़ी गुंडागर्दी तो मचा रखी है प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने। जिस बीमारी का इलाज नहीं था, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख का बिल बनाया, लोगों के घर बिक गए। ये आज तो सिम तेरी भी हो जाती है। Welcome to the latest edition of the Hillary Times. Our guest today is a renowned social worker and politician from Delhi. He is the founder of Shaheed Bhagat Singh Seva Dal, a non-profit that provides emergency services and dignified cremation for unclaimed bodies. इन्हें हम डोनर सिंह के नाम से भी जानते हैं, known as डोनर सिंह. He holds a world record for donating blood over 100 times. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना. His selfless service during the COVID-19 pandemic earned him national recognition. In 2021, he was honored with the Padma Shri for his exceptional contributions to society. तो बिना देरी किए लेट अस ऑल वेलकम विथ ग्रेट रेस्पेक्ट एंड एडमिरेशन पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी जी. सर नमस्ते, कैसे हैं आप? जय हिंद। जय हिंद सर. बहुत अच्छा हूँ। सर एक बात जो थैंक यू। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ कॉमनर्स, कि आमतौर पर हमारे देश में लोग एम्प्लॉयमेंट के कारण या बहुत सारी चीजों के कारण करियर ओरिएंटेड थिंकिंग रखते हैं कि भाई हम कहीं अच्छी जगह जाएं, पैसे कमाएं. ऐसे माहौल में सर आपने सेवा भाव का रास्ता चुना, तो वो क्या रीजंस थे, क्या फैक्टर्स थे, कोई व्यक्ति था, कोई इंसिडेंट था जिसने आपको डायरेक्ट किया, डाइवर्ट किया कि नहीं मुझे तो सेवा मार्ग पे ही चलना है, यही रास्ता है, यही सही है? देखिए, कोई भी चीज ईश्वर खुद कराता है। वो हमको उस लायक समझता है तभी वो काम कराता है। मैंने बचपन में, जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था, तो पिताजी की देहांत के बाद बहुत गरीबी भी देखी, बहुत मेहनत भी करी। पटरी पे बैठ के भी काम करना पड़ा पैसे कमाने के लिए, अपने आप को स्टैंड करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। मतलब एक तो होता है कि कोई खानदानी बिजनेस मिल जाना, इस प्रकार का ऐसा मुझे नहीं था। इसलिए मुझे वो जमीन से वो जुड़ के काम करना पड़ा, और मुझे पैसे की कीमत पता लगी कि पैसा कैसे कमाया जाता है। और करते करते जब मैं अपने जीवन में तकरीबन 15-16 साल में पूरा सेट हो गया, इन बिटवीन शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, और 95 के आसपास मैं एक हादसा जो देखता हूँ शमशान घाट में दिल्ली के, कि एक व्यक्ति लोगों के डेथ के बाद जो अध जली लकड़ियां पड़ी होती हैं वो उठा के टोकरी में रख रहा है, और मैं कहता हूँ कि अब चोरी क्यों कर रहे हो? वो कहता चोरी नहीं कर रहा, बच्चे का देहांत हो गया, दिल्ली में आया था इलाज कराने, पैसे नहीं है इसलिए उठा रहा हूं लकड़ी। तो वो मेरे जीवन का बदलाव था कि मैंने कहा यार, दिल्ली में लोग शादी में, मकान पे, गाड़ी पे करोड़ों रुपए लगाते हैं, और ये बता, एक व्यक्ति बेचारा बच्चे के दाह संस्कार के लिए बैठा है। तो पहला दाह संस्कार कराया मैंने, मेरे दोस्तों ने। उसके बाद मन में एक बदलाव आया कि क्यों ना एक काम शुरू किया जाए। दोस्तों ने ये भी कहा कि शंटी जी ये तो प्रशासन करेगा। मैंने कहा यार, लाइट जाती है तो हम इन्वर्टर का इंतजाम करते हैं ना, पानी अच्छा नहीं आता आरओ लगाते हैं ना, और सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी हम लगाते हैं, तो हम ये क्यों नहीं कर सकते? एक शुरुआत करते हैं। तो बचपन में सुना था ना कि कौन कहता है कि आसमान पे सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एक शुरुआत की, ईश्वर ने हिम्मत दी। बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। मेरा सका भाई कहता था कि ये तो कफन बेचने लग गए, जब हम ब्लड डोनेट करते थे कहते थे खून बेच रहे हैं। लेकिन बहुत सियाने व्यक्ति ने कहा था कि जब सेवा करो, आंखें खुली रखो,
कान बंद रखो, परमात्मा आपको हिम्मत देगा। और उसी मार्ग में हम चलते रहे। बहुत बख्शिश हुई, मेरी माँ ने बड़ा आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा अब काम शुरू किया, बंद मत करना, कभी किसी को ना मत। परिवार ने साथ दिया, बच्चों ने साथ दिया, टीम ने साथ दिया, और काम बढ़ता चला गया। ये थी हमारी स्टोरी। सर, आपको आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप जैसे बहुत सारे पर्सनालिटीज ने, जो हम इनको, आपको हम टॉर्च बियरर कह सकते हैं, विसिल ब्लोअर कह सकते हैं, समाज के एक दिशा बदलने वाले आप हैं। आपको इतना तमाम चीजों के बावजूद आपको नहीं लगता कि आज भी समाज में ब्लड डोनेशन को लेकर के, अनक्लेम्ड बॉडीज को लेकर के आज भी बहुत रिजर्वेशन है? लोग घबराते हैं, डरते हैं, अवेयरनेस नहीं है। और खास करके एक चीज मैं मेंशन करूंगा कि आज भी हमारे घरों में जब हम कोई डेड बॉडीज को जलाते हैं तो बड़े सारे कस्टम है घर में घुसने के लिए, ये करो वो करो। तो आपने तो इसको सामूहिक लेवल पर किया, तो आप उन कस्टम से कैसे निकल पाए? आस पास के लोग, पड़ोस के लोग, क्योंकि प्रॉब्लम तो अपनों से ज्यादा होती है, इन सबों से कैसे निकले? और अवेयरनेस क्यों नहीं बन पा रही है? लोग इस दिशा में क्यों नहीं आगे आ पा रहे हैं? आपने दोनों बातों को जोड़ दिया। एक थी ब्लड डोनेशन, हाँ एक है जी। क्रिमिशन। यस सर। ब्लड डोनेशन के लिए सबसे पहली किसी की गलती है तो प्रशासन और सरकारों की है। आप देखिए, आज देश के अंदर पोलियो बिल्कुल नहीं है। जब पोलियो था तो अमिताभ बच्चन जी बोलने के लिए आते थे टीवी पे, रेडियो पे, बोर्ड्स पे, सोशल मीडिया पे कि केवल 2 बूंद दो। डेट फिक्स होती थी, लोग बच्चों को उठा के 2 बूंद डलवाने जाते थे। क्या आज तक आपने कभी ब्लड डोनेशन की ऐड देखी है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? आप दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे लगभग 5 लाख यूनिट पर महीने चाहिए, पर मंथ, एक्सीडेंट के लिए, डिलीवरी के लिए, ऑपरेशन के लिए। सरकारी हॉस्पिटलों में कलेक्शन कितनी होती है? 1.5 लाख, 2.25 लाख। बाकी कहाँ से आता है? क्योंकि कईयों के घर वाले नहीं दे सकते, कोई बुजुर्ग है, कोई माता पिता अकेले हैं, बच्चे नहीं है। तो ऐसी जगह पे फिर हमारे ब्लड डोनेशन के कैंप चलते हैं। मैंने आज भी ब्लड कैंप किया है। जब भगवान महावीर जी की जयंती थी आज भी मैंने एक ब्लड कैंप किया है। 175 कैंप कर चुके हैं और मैं 106 बार खुद दे चुका हूँ। पहली गलती प्रशासन की, सरकार की, कि ब्लड कैंप्स के लिए, ब्लड डोनेशन के लिए लोगों को प्रेरित नहीं करते हैं, और जो ब्लड देते हैं उनको सम्मानित नहीं करते हैं। अरे भाई, किसी ने 25 बार ब्लड दिया है, उसको कोई कार्ड इशू कर दो, सिल्वर कार्ड, 50 वाले को गोल्ड कार्ड, 100 वाले को प्लेटिनम कार्ड। कोई सुविधा दे दो, एक मोबाइल फोन ही दे दो उनको, एक मेट्रो का कार्ड ही दे दो, लिखेंगे यार बड़ा मान सम्मान मिला है। खून देना कोई छोटी बात नहीं है, वो हीरो है। तो इस वजह से लोगों में अवेयरनेस नहीं है। ना हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है ब्लड डोनेशन के लिए, ना कॉलेज में पढ़ाया जाता है। हमको सब सोशल मीडिया का पता है, मोबाइल का पता है, पता नहीं कौन कौन सी कंट्री का पता है, वो कॉइन बिट कैसे खेलना है, सट्टा कैसे खेलना है, जुआ कैसे खेलना है, वो सब पता है हमें। हमें ब्लड डोनेशन नहीं पता। मैं कैंप करता हूँ, बड़ा समझाता हूँ लोगों को, भैया कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप साल में 4 बार कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसका 12 हेमोग्लोबिन से ज्यादा है, ब्लड डोनेट कर सकता है, 18 साल से 60-62 साल तक। लेकिन वो समझाना पड़ता है। ये काम सरकार क्यों नहीं कर सकती, प्रशासन क्यों नहीं कर सकता? ये सारा बात वहीं से शुरू हो गया। दूसरी बात पे आ जाते हैं क्रिमेशन पे। क्रिमेशन को ना हम बड़ी हीन भावना से देखते थे। कोई समय ऐसा था कि बिल्कुल। लोग शमशान घाट जाकर नहाते थे, गांव में, शहरों में भी था। लेकिन अब वो बातें नहीं है। मेरे जैसा बंदा दिन में 6 बार जा रहा है शमशान घाट, वो कितनी बार नहाएगा? या कोविड में हमने 150 बाड़ी दिलाई एक दिन में, वो कितनी बार नहाएगा? और क्यों नहाए हम जी? मैं अक्सर लोग, मैं अभी एक औरंगाबाद में था, संभाजी नगर में, सम्मानित किया गया मुझे। तो क्वेश्चन चल रहा था, एक बच्ची ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि अंकल आपको मरे हुए व्यक्ति से डर नहीं लगता? आप तो डेड बॉडी उठाते हैं, मोर्चरी में भी जाते हैं, शमशान घाट में भी जाते हैं। तो मेरा क्या जवाब था कि बेटा डरो इन जिंदों से जो आपके आसपास बैठे हैं, मरो से क्या डरना बेचारों से, वो तो जा चुके हैं। ये जो तुम्हारे साथ बैठे हैं बड़े खतरनाक है। ये इतने खतरनाक है कि इन्होंने कोविड में अपनों ने अपनों को हाथ नहीं लगाया। बिल्कुल। बिल्कुल। साफ कह दिया हम्म। कि मेरे को तो बुखार है जी, मेरे को तो कोविड है हम्म। जी, मुझे डर लगता है जी। लेकिन जब हम डेड बॉडी
डेड बॉडी रुकवा के किसी ने बाप की अंगूठी उतारी, माँ की बालियां उतारी, कोरे कागजों पे अंगूठे लगवाए। ये इतने खतरनाक हैं ऐसे लोग। तो मुझे तो मौत से डर लगता नहीं है। और मैं शमशान घाट को पूजनीय स्थल कहता हूँ वो। सर एक क्वेश्चन जो अभी भी मुझे लगता है कि आप इस पे अगर अगर थोड़ा बोलें। एक तरफ हम अपने देश के इतिहास पर गर्व करते हैं। हमारे देश में बच्चों को बहुत पहले से बिफोर 2000 की बात कर रहा हूँ, ये सिखाया जाता था कि भाई किसी के खुशी में भले शरीक ना हो, दुख में जरूर जाओ। लेकिन आज हम देखते हैं कि वो जो फिल्मी डायलॉग है, प्रॉपर्टी है, पैसा है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन वो नैतिक शिक्षा जो है वो कहाँ चली गई है, वो क्यों डेवलप नहीं हो पा रही है। और हर बात के लिए हम प्रशासन और सरकार को तो जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते, ये तो नैतिकता की बात है। उसमें कमी कहाँ है, वो कैसे देखते हैं आप? जब से हमारी ज्वाइंट फैमिली खत्म हुई है ना जी, तब से ये नैतिकता खत्म हो गई है। मुझे याद है बचपन में ज्वाइंट फैमिली थी। हमें मम्मी पिटाई करती थी तो हम दादी की गोदी में लेट गए, चाची या ताई लिटा लेती थी कि मैं तेरी मम्मी को मारूंगी तो चुप हो जा, ये है वो है। 15-20 मिनट में मूड ठीक हो जाता था। आज कोई बच्चे को घर में कुछ कह दे, वो बच्चा या तो रेलवे लाइन की तरफ जाता है या पंखे पे लटक जाता है जाके, क्योंकि कोई रुकने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। सिवाय सोशल मीडिया के उसके पास कोई साधन नहीं है। ये जो नैतिकता है ना, ये लोग इसलिए खोए हैं कि आज हम संस्कारी नहीं रहे हैं। हम हम मतलब समाज के लोग, कितने परसेंट लोग हैं जो पड़ोस में डेथ होती है तो जाते हैं? 5%, 7%। उनके बच्चे कैसे जाएंगे कल को? जब वही नहीं जा रहे, जो वो देखेंगे वही करेंगे ना। बिल्कुल। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से आएंगे? हम्म। आपने अपने बच्चों को कल्चर सिखाया ही नहीं कि भैया किसी की मौत पे भी जाना है। आज आप जाओगे तो आपके घर कोई आएगा ना। आपने एक पुरानी कहानी सुनी होगी कि एक बहुत बड़ा सेठ था, धनी था। वो कहीं भी कोई मौत होती थी अपने मुनीम जी को भेज देता था। आप नहीं जाता था खुद वो। जब सेठ जी मरे थे तो सबके मुनीम ही आए थे, पूरे गांव में से कोई नहीं आया था। यही प्रथा अब है, मैं तो रोज देखता हूँ। बड़ी बड़ी कोठियों में से डेड बॉडी लेके जाते हैं। हमारे पास आज भी 15 से 20 डेड बॉडी बड़े एवरेज है, जो हम घरों से नेचुरल डेथ में उठाते हैं या हॉस्पिटल से घर लाते हैं, घर से शमशान लेके जाते हैं। क्या देखता हूँ मैं? 4 लोग नहीं है, 4 कंधे नहीं उनके पास। और पहले समय था लोग हफ्ता 10 दिन बैठते थे, तेरहवीं होती थी। आज तो सेम डे तेरहवीं भी हो जाती है। समय नहीं है किसी को। पता लगता है किसी की डेथ हुई है, घर जाने का समय नहीं है। सीधा पूछेंगे क्रिमेशन कितने बजे है, कौन सा शमशान घाट है, कितने बजे? 4 बजे है। 5 मिनट पहले पहुंचते हैं वो, या उसके बाद ही पहुंचते हैं, चलो लकड़ी लग जाए फिर पहुंचेंगे। तो नैतिकता तो खत्म होगी ना जी। ये रिश्ते खत्म हो गए ना जी। ये जो जब से संयुक्त परिवार खत्म हुए हैं, तब से नैतिकता हमारी खत्म होनी शुरू हो गई है। और कुछ हमें जो खत्म किया है वो खत्म किया है इस मोबाइल फोन ने। इसने बेड़ा गर्क किया हमारा। पहले हम डाइनिंग टेबल पे बैठते थे, आपस में बात करते थे। चारपाई पे बैठते थे, मोहल्ले में चौपाल के रूप में कुछ बातें होती थी। और हम तो बचपन में एक कटोरी में पड़ोसी सब्जी भी ले आते थे जाके, दे भी आते थे सब्जी, क्या बनाया है अभी, क्या दिया है। आज कहाँ है वो सब? एक डाइनिंग टेबल पे 6 लोग बैठे हैं, 6 के हाथ में मोबाइल है। बात ही नहीं कर रहे आपस में कोई, दुख सुख ही नहीं आपस में फलोर रहे कोई। इस वजह से हम अपनी नैतिकता को खो चुके हैं। सर अभी आप थोड़ी देर पहले प्रशासन की बात कर रहे थे कि ब्लड अगर कोई डोनेट करता है तो उसे डिफरेंट डिफरेंट कार्ड दिया जाए या किसी भी तरीके से उसे रिवॉर्ड दें और हम लोगों को प्रोत्साहित करें। सर आप खुद भी प्रोमिनेंट पार्टी से आप जुड़े रहे हैं, तो आप जैसा व्यक्ति अगर ऐसे पार्टीज में जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स उसका कुछ तो असर पड़ता होगा। तो आपके स्तर पर आपके जाने से इन पॉलिटिकल पार्टीज ने इस दिशा में क्या सकारात्मक कदम उठाए? किसी ने कुछ नहीं उठाया। 3 साल अभी एनएचआरसी में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में, एज ए उनके कोर ग्रुप था एनजीओ के लिए, डिफेंडर्स के लिए, उसमें मेंबर था। तो 3 चीजें मैंने वहां पे पास कराने का प्रयास किया, जिसमें से 2 तो हो गई। पहली ये है कि जो हॉस्पिटलों ने कहर मचा रखा था कोरोना में, जिस बीमारी का इलाज नहीं था, 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख का बिल बनाया, लोगों के घर बिक गए। फिर डेड बॉडियां नहीं देते थे। तो इसके ऊपर एक रूल बन गया है और तमाम देश के चीफ सेक्रेटरी को लेटर चला गया है कि किसी की मृत्यु होती है किसी हॉस्पिटल में, तो डेड बॉडी को वो 1 घंटे से ज्यादा रोक नहीं सकते। पेपर तैयार करके अंडरटेकिंग लेके डेड बॉडी देनी पड़ेगी उनको। ये रूल मैंने पास करवा दिया है। मैंने क्या करा है, मैंने एडवाइस दी थी कि जो चेयरमैन थे एनएचआरसी के, उन्होंने पास किया। दूसरा, देश
देश के अंदर इस को किसी भी शमशान घाट पे कोई गरीब आता है, लावारिस बॉडी है, उसका दाह संस्कार फ्री में होगा। तीसरा मैं ये कह रहा था कि सबसे बड़ी गुंडागर्दी जो मचा रखी है प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे कोई ब्लड देता है और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ब्लड फ्री है, लेकिन अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई पेशेंट गवर्नमेंट से ब्लड लेने जाते 1100 लेते हैं, उनको कोई बोलता है जी हम किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ब्लड ले आएंगे, हमने दिया हुआ है, तो नहीं लेते हैं। वो कहते हैं हम नहीं लेंगे बाहर का। क्यों नहीं लेते? क्योंकि 10,000 रुपया पर यूनिट उनको चाहिए वहां पे, और नहीं चढ़ना तभी 5-7 यूनिट उन्होंने निकलवा लेना, रख लेना अपने पास, कभी वापस नहीं किया उन्होंने आज तक। इसके लिए सरकार ने कोई नियम नहीं बनाए हैं। ये बहुत बड़ी ब्लैकमेल है जी, ये गरीब आदमियों का खून चूसने वाली बात है जी। इसके ऊपर नॉर्म्स बनने चाहिए। ऐसे हॉस्पिटल जो खून को बेचने का व्यापार कर रहे हैं, खून जैसी चीज को जो जीवन के लिए बहुत एक जरूरी हमारा अंग है, हमारी है वो लाइफ बनाने वाली चीज है, उसमें भी वो गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो उनको ऊपर एक्शन होना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटलों का भी वही रेट होना चाहिए जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का है। जब प्राइवेट हॉस्पिटल वाले बेड के पैसे कमा रहे हैं, दवाइयों के कमा रहे हैं, डॉक्टर के कमाए हैं, वेंटिलेटर के कमा रहे हैं, अरे यार ब्लड में भी तुम पैसे कमा रहे हो, 10-10 हजार रुपया कमा रहे हो, जब गवर्नमेंट 1100 में दे सकती है, आप क्यों नहीं दे सकते? और जितने भी बाकी प्राइवेट बैंक्स हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी संस्थाओं के हों चाहे क्लबों के हों, अगर वो भी ये काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। और छोटा मोटा एक्शन नहीं होना चाहिए। मैंने साफ कहा था कोविड में ऑक्सीजन 50,000 की बेच रहे हैं, और जिन अस्पतालों ने गुंडागर्दी फैलाई है इनके ऊपर एनएसए लगना चाहिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगना चाहिए। ये देशद्रोही हैं ये। इन्होंने उस बुरे समय में 4 लोगों ने, एक लैब वाले, एक फार्मा कंपनी वाले, एक इंश्योरेंस कंपनी वाले और एक हॉस्पिटल वाले, सारे मिल गए थे, ये गुंडागर्दी पे उतरे हुए थे उस समय। इनको कुछ इंसानियत नहीं दिख रही थी। लोगों के घर बिक गए, लोगों के बच्चे सड़क पे आ गए, लोगों के व्यापार चले गए, लोगों की नौकरियां चली गई, रोटी से मुहताज हो गए, और इन्होंने पैसे नहीं छोड़े किसी के। एक भी हॉस्पिटल पे एफआईआर नहीं हुई है, नॉट ए सिंगल हॉस्पिटल। मैंने लड़ाइयां करके लोगों की डेड बॉडियां दिलाई, मेरे ऊपर 11 केस रजिस्टर्ड हुए, क्योंकि मैं लाश उठा के लाता था जबरदस्ती। नॉर्म्स है, आप लाश नहीं रोक सकते किसी की। पुलिस भी उसमें कुछ नहीं कर पाई, प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाया। उन्होंने जबरदस्ती लाशें लोगों की रखी, 50-50 लाख रुपया लिया उन्होंने। ये ये जो अवेयरनेस नहीं है लोगों में। अब जैसे कानून पास हो गया एनएचआरसी थे, इसके लिए प्रचार होना चाहिए, हर हॉस्पिटल में बोर्ड लगा होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए। आम आदमी को क्या पता भी डेड बॉडी फ्री मिलेगी, वो तो फिर 50 लाख देने को तैयार है। जब उसको पता हो, बोर्ड लगाओ, फिर कैसे लेंगे वो? ये बोर्ड कौन लगाएगा? कोई नहीं लगाएगा, ये सरकार को लगाना चाहिए। सर, इस इंटरव्यू के बाद बहुत सारे लोगों को इस बात की भी अवेयरनेस होगी, जानकारी मिलेगी, खास करके तब जबकि आज भी ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि हॉस्पिटल्स वाले डेड बॉडीज को बिना बिल लिए हुए देते नहीं है उनके लव्ड वंस को। सर, एक बात बताइए, अभी आप एफआईआर का जैसे आपने जिक्र किया तो एक घटना मुझे याद आई। ऐसे क्या कारण हो गए थे कि आपको एक्टर नसीरुद्दीन शाह जी के अगेंस्ट में आपको एफआईआर कराना पड़ा? नसीरुद्दीन शाह का मैं बहुत बड़ा फैन था। जो 8 मूवीज में उन्होंने काम किया, मैं भुला नहीं सकता उनको। अभी तक मैं वेडनेसडे मूवी उनकी देखता रहता हूँ। लेकिन मेरा सका बेटा भी अगर मेरे मुल्क के खिलाफ बोलेगा, मेरे देश के खिलाफ बोलेगा, तिरंगे के खिलाफ बोलेगा, तो मैं उसे बर्दाश्त नहीं करता हूँ। मैं उसके खिलाफ भी एफआईआर करूंगा। उन्होंने कुछ अल्फाज ऐसे कहे थे कि अब तो यार इस देश में रहते हुए डर लगता है। मेरी बीवी कहती है कि हमें देश छोड़कर विदेश में जाना चाहिए। अरे पैसे यहाँ पे कमाते हैं, अरबों रुपए आपने यहाँ पे कमाया, यहाँ के ऑडियंस ने आपको पैसे दिए हैं, तब नहीं डर लगा आपको? अब आपको डर लगने लगा है। आम आदमी बोलते रहते दो पोलियो के ड्रॉप पियो, कोई नहीं डरवाता। अमिताभ बच्चन ने बोला तो डरवाया ना। समझिए बात को आप। बिल्कुल। हम्म। नसीरुद्दीन शाह बोल रहा है कि देश में डर लगता है, तो पूरी दुनिया हम्म। में उसकी मैसेज जाता है। हम्म। इसलिए मैंने एफआईआर कराई थी कि अगर ये शख्सियत ऐसे बोलेगी तो बहुत लोग बोलेंगे, इन पे अंकुश लगना चाहिए। आगे भी कोई हमारे देश के खिलाफ बोलेगा तो मैं बिल्कुल नहीं बख्शूंगा उस पर। हमारा तिरंगा बहुत मुश्किल से मिला है। जो अच्छा काम करता है, मनोज कुमार जी की भी डेथ हुई, मैं खुद गया था वहां पे, बिल्कुल बिल्कुल, हम सब ने देखा। मुंबई के अंदर। हम्म। क्यों गया था? क्योंकि वो देश के लिए काम करते हैं। उन्होंने, उनका नाम ही भारत कुमार पड़ गया। कोई दूसरा प्रोड्यूसर डायरेक्टर बता दीजिए, एक्टर जिसने देशभक्ति
देशभक्ति की फिल्में बनाई हो, बिल्कुल। पर मेरे दिल के अंदर एक बहुत बड़ा मलाल है कि हम उनको भारत कुमार तो कहते रहे, लेकिन भारत रत्न नहीं दे सके। भारत रत्न हम राजनीतिक लोगों को देते हैं, जिसने भारत के लिए लोगों को जागृत किया, जिसने लोगों को जय जवान जय किसान के नारे को बुलंद करके दिखाया, जिसने अपनी सभ्यता में रहना सिखाया। पूरब और पश्चिम जैसी पिक्चरें, उपकार जैसी पिक्चरें, शहीद भगत सिंह जी की पिक्चर के ऊपर जो शहीद में वो काम कर गए, ऐसे लोगों को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये भारत रत्न के काबिल है। उससे सम्मान जो है, वो जो भारत रत्न का सम्मान है, उसको भी सम्मान मिलता है। लेकिन जब हम किसी राजनीतिक व्यक्ति को सम्मान देते हैं वो वाला, तो उससे वो रत्न की कीमत और कम हो जाती है। जी सच बोलूं मैं आपको, सच बोलूं मैं आपको। इसलिए जो भी सीने कलाकार होगा, जब वो अच्छा काम करेगा हम उसका साथ देंगे। अगर वो देश के खिलाफ बोलेगा तो हम ओपनली उसके खिलाफ खड़े होंगे। बिल्कुल। जो हमारे तिरंगे का अपमान करेगा, हम्म। नहीं बर्दाश्त करेंगे हम उसको। सर, थैंक यू। एक्टर मनोज कुमार जी ने खुद आपको फोन किया। वो रिकॉर्डिंग भी आज की डेट में बहुत वायरल है। तो जब आपने कॉल रिसीव किया, उनसे बात हुई, तो वो आपको कैसा लगा था? सेंटी जी, मैं मनोज कुमार बोल रहा हूँ बॉम्बे से। सत श्रीकाल जी। सेंटी यार, मैं सच्ची बोलूं, सर। लोग सेवा करते करते थक जाते हैं। सर। आप सेवा करते करते बलवान होते जा रहे हैं। आप दिन ब दिन सेवा इतनी कर रहे हैं कि मुझे आप पे गर्व होता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि यार इतना बड़ा एक सीने कलाकार मेरे को इतना बड़ा एप्रिसिएशन दे रहे हैं और जीने का तरीका सिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात की 20 मिनट तक उन्होंने मेरे से बात की, इतना मान सम्मान दिया। और उस यही नहीं, उन्होंने कई जगह पत्र भी लिखे ऊपर कि ऐसे व्यक्ति को सम्मानित करना चाहिए वगैरह वगैरह। तो मैं तो उनका ऋणी हूं कि आप देखिए ना, जैसे उनकी मृत्यु हुई मैंने एकदम तो वीडियो बना नहीं ली। जैसे ही वो चले गए, वैसे तो वो गए नहीं है, ऐसे तो कहाँ जाते हैं जी। आज भी उनके गाने सुन लीजिए, वो जिंदा हैं। वो कभी नहीं जाएंगे, वो कभी जा ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी जो यादें हैं, जो वो काम कर गए हैं ना, वो काम कभी नहीं मरेगा। उनका काम का काम जिंदा रहेगा। भारत कुमार हमेशा जिंदा रहेगा। मनोज कुमार जिंदा थे, जिंदा है, जिंदा रहेंगे। लेकिन मुझे बहुत एक अफसोस हो रहा है, एक भी कोई बड़ा नेता देश का उनके संस्कार में नहीं आया। एक भी कोई बड़ा नेता देश का उनके संस्कार में नहीं आया। और फिल्म इंडस्ट्री के भी जो नए नए चेहरे हम देखते हैं, बहुत फेमस हैं, शायद शायद उनको लगा होगा कि ये तो पुराने हैं, लेकिन उनको पता नहीं था ये हमारे देश की धरोहर है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे कलाकार, इन्होंने सीने जगत का सम्मान बढ़ाया। पूरी दुनिया में लोग उनको भारत कुमार की तरह से देखते थे, तिरंगे के रूप में देखते थे। इसीलिए वो तिरंगे में लिपट के गए हैं। बड़े भाग्यशाली थे। सर, आपका जो आपने ये स्थापना किया है शहीद भगत सिंह सेवा दल, अगर दिल्ली से बाहर के लोग, हिंदुस्तान के लोग अगर उससे जुड़ना चाहते हैं तो वो कैसे जुड़े? और साथ ही अगर इसके बारे में आप कुछ बताएं, जिससे कि आम आदमी जो खासकर दिल्ली से बाहर है, या ऐसे लोग जिनके पास अभी भी सोशल मीडिया की रीच नहीं है, तो वो इसके बारे में कैसे और ज्यादा जान सकते हैं और जुड़ सकते हैं? पहले तो मैं बता दूं कि हमारे 5 काम है। गरीब लावारिस डेड बॉडी का संस्कार, डेड बॉडी के लिए दाह संस्कार के लिए एम्बुलेंस, शव वाहन, पेशेंट के लिए एम्बुलेंस, रक्तदान, और जो अस्थियां शमशान घाट में बच जाती हैं उनको ले जाके हम हरिद्वार में प्रोवाइड करते हैं। ये हमारे काम है। कई लोग फिजिकली नहीं जुड़ना चाहते, वो चाहते हैं जी हमारी तरफ से 4 डेड बॉडी का संस्कार करा दिया जाए, उसको पैसे भेज देते हैं। फोन नंबर है 8750674433, 9999979843। एक तो तरीका ये है, वो आ नहीं सकते हैं, वो लकड़ी के लिए, वो एम्बुलेंस ड्राइवरों की तनख्वाह के लिए, वो डीजल के लिए, या कोई एम्बुलेंस देना चाहता है, कुछ भी मदद करना चाहते हैं। एक तो तरीका ही जुड़ने का। एक है कि वो शाखा खोलना चाहते हैं, जैसे हमारी बॉम्बे में खुली है, फरीदाबाद में खुली है, गुड़गांव में खुली है, वेस्ट दिल्ली में खुली है, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में खुली है, ऐसे बढ़ता जा रहा है दायरा, गाजियाबाद में है। तो वो हमसे संपर्क करेंगे, हम देखेंगे कि वो सामाजिक है कि नहीं, पहली बात। क्योंकि काम हमारे तो कुछ इस प्रकार किया कि इसमें हर व्यक्ति जल्दी से जुड़ नहीं पाता है। ये कोई क्लब नहीं है
डेड बॉडी से संबंधित काम है। इस तरीके से अगर वो जुड़ेंगे तो सेवा करना चाहेंगे, हमारे इस यज्ञ में आहुति देना चाहेंगे, तब भी जुड़ सकते हैं। क्योंकि हमारे पास 150 के करीब लावारिस लाशें हर महीने आती हैं, पुलिस की तरफ से, समाज की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। उसमें वो मदद कर सकते हैं। और शाखा खोलना चाहते हैं तब भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम एक डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में भी समझाते हैं लोगों को। कहीं आग लग जाए तो क्या करना है, भूचाल आ जाए तो क्या करना है, वो सब हम कोर्स भी सिखाते हैं उसमें। तो ये मैंने आपको दोनों नंबर दे दिया उसके। सर, जब आपको पद्मश्री की मिलने की जब घोषणा हुई, आपको सूचना मिली, तो आप ये बताइए कि सबसे पहले आपको ये सूचना कैसे मिली और वो मोमेंट कैसा था। और एक चीज और भी बताइए कि अक्सर हमें जानकारी मिलती है, आपने तो उसे एक्सपीरियंस किया है कि जब हम अवार्ड लेने जाते हैं राष्ट्रपति भवन, तो उसका पहले एक बार रिहर्सल कराया जाता है। तो ऐसा भी कुछ है क्या, आपको भी उस एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ा? जी जी, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। पहली बात तो यह है कि जब मैं शमशान घाट पे उस समय सेवा कर रहा था, 21 दिन में बाहर नहीं आया था, तो कई मंत्रियों के फोन आते थे कि शंटी जी दाह संस्कार जल्दी करा दो। उनके पीए के फोन आते थे, सेक्रेटरी के फोन आते थे। ऐसी एक दिन रात को प्रधानमंत्री जी का फोन आया मुझे। मैंने सोचा प्रधानमंत्री कार्यालय से शायद कुछ सिफारिश कर रहा होगा, लेकिन प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जी खुद, प्रधानमंत्री मोदी जी का फोन आया था सर? खुद फोन आया जी उनका हाँ जी। कि शंटी जी हम आपको टीवी पे देख रहे हैं, सारा देश आपको देख रहा है, जिस प्रकार आप लावारिस लाशों की सेवा कर रहे हैं, भगवान आपको बहुत शक्ति दे, इसी तरीके से सेवा करते रहे, जय हिंद। मेरे लिए वो मोमेंट ऐसी थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि एक देश का प्रधानमंत्री मेरे को फोन कर रहे हैं। फिर मुझे उपराष्ट्रपति जी का फोन आया, वेंकैया नायडू जी का। उन्होंने आशीर्वाद दिया मुझे बहुत ज्यादा। और यहाँ तक का कि जो हम सुनते थे आपकी कम्युनिटी के लिए आज देख रहे हैं। मैंने कहा जी क्या कहते हैं, 1.25 लाख से एक लड़ा हूं तभी गोविंद सिंह नाम कहा हूं। कि आपने इस बात को कायम करके दिखा दिया। मैं किसी अवार्ड के लिए सेवा नहीं कर रहा था, लेकिन 25 जनवरी 2021 को रात को जब 11 साढ़े 11 बजे मुझे फोन आता है मिनिस्ट्री से कि शंटी जी बधाई हो, आपका नाम पद्मश्री के लिए राष्ट्रपति ने घोषित कर दिया। उन्होंने कहा जी आप टीवी देख लीजिए, आपका नाम घोषित कर दिया है। तो बड़ा सरप्राइज था। उसके बाद तो पूरे देश से फोन आने लगे, और घर के बाहर सुबह हजूम लग गया मेरे, और लोगों ने बहुत बधाइयां दी। जब मैं अवार्ड लेने गया, बकायदा आप जैसे आप कह रहे थे अशोका होटल में एक दिन रखा, हमें ट्रेनिंग दी गई कैसे अवार्ड लेना है, कैसे करना है। और बहुत मान सम्मान दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, फोटोग्राफी हुई, हमें मेडल दिया गया। और करते करते जब अवार्ड मिला तो मुझे राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी सबने मेरे साथ ही खड़े चाय पी। तो कहने लगे शंटी जी अब आपको कैसा लग रहा है। मैंने कहा जी ये अवार्ड मुझे नहीं मिला, ये मेरे ड्राइवरों को मिला है, मेरे बच्चों को मिला है, जिन्होंने मेहनत की है मेरे साथ। मेरे लिए अवार्ड नहीं है, जिम्मेदारी है ये। कभी भी देश के ऊपर कोई विपदा आएगी तो जितेंद्र सिंह शंटी ऐसे ही खड़ा मिलेगा आपको। आजकल हम देख रहे हैं कि जो युवा है वो अपना जी गोल्डन टाइम रील देखने में इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब में वेस्ट कर रहा है। इस तरीके की चीजें बताने वाला कोई नहीं है, पेरेंट्स भी उसे देख रहे हैं, टाइम वेस्ट होने देते हैं। तो आप कहेंगे तो देश की जनता, खास करके युवा वर्ग, उसे सुनेगा। तो आप इन युवा भारत और युवा लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि कोई भी चीज बुरी नहीं होती है, लेकिन उसकी ज्यादती बुरी होती है। हमारे बच्चों ने 18-18 घंटे मोबाइल देखना शुरू कर दिया है। अखबार ही नहीं पढ़ते बच्चे, समाचार ही नहीं देखते। उनको देश के बारे में कैसे पता लगेगा, उनको दुनिया के बारे में कैसे पता लगेगा। लिटरेचर ही नहीं पढ़ते। इसलिए मैं सब बच्चों को कहता हूँ कि आप देखिए मोबाइल, लेकिन उतना समय देखिए, किसी का मैसेज देखना देख लीजिए, किसी का व्हाट्सएप देखना देख लीजिए। खाली पीली आप सारा दिन यूट्यूब पे जाके, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। तो व्यूवर्स, आप देख सुन रहे थे पद्मश्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह शंटी जी को। और मुझे उम्मीद है कि आप भी उनके लाइफ जर्नी से आप भी बहुत कुछ सीखेंगे। मैं तो सीख ही रहा हूँ और मैं भी अपने लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस लाऊंगा। वाकई इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी हैं। और आपको यह आज का एपिसोड कैसा लगा, आप हमें अपने लाइक, शेयर और कमेंट्स के थ्रू बताएंगे। अगर कोई खास क्वेश्चन हो या किसी स्पेशल पर्सनैलिटी का आप इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आपको जैसा कि पता है, मैं हूं आप सभी का दोस्त, द हिलेरी टाइम्स के चैनल का होस्ट और अ वेरी कॉमन मैन, आशीष कुमार। तो मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।